स्वागत है सभी का। देखिए एनसीएफ जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। इसको हमने शॉर्ट में ऑलरेडी एक वीडियो में समझ लिया है। इस वीडियो में हम इसको इन डेप्थ समझेंगे, इस लेवल तक समझेंगे कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दिला सकते हैं। एक्सटेंडेड फॉर्म में समझेंगे, तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक। और क्योंकि ये थ्योरी क्लास है और थ्योरी क्लास देखने का मतलब तभी है जब आप इसको पूरा देखिए और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन करते चलें। हालांकि इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करके रख लीजिए। वहाँ पे आपको एजुकेशन संबंधित पीडीएफ और क्लास नोट आपको मिलते रहते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ कई वर्षों में प्रकाशित की गई है। तो पहले तो आप इन वर्षों को याद रखेंगे, यहाँ से भी सवाल पूछ दिया जाता है। अब सवाल आता कैसे है कि एनसीएफ का प्रकाशन किस वर्ष में नहीं हुआ है करके 4 ऑप्शन दे देगा, और एक वर्ष ऐसा रहेगा जो इसमें से नहीं रहेगा तो उसी को आपको वहाँ पे चुनना रहेगा, है ना। और किस किस वर्ष हुआ है करके कूट वाले प्रश्न बनाया जा सकता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो किस किस वर्ष आया था एनसीएफ? सन 1975 में पहला एनसीएफ आया, उसके बाद 1988 में आया, फिर सन 2000 में और सन 2005 में। इसी को हम अभी ब्रॉड में समझने वाले हैं क्योंकि यहीं से सवाल ज़्यादा आते हैं। उसके बाद अभी नया एनसीएफ 2023 में आया है, इसको भी किसी वीडियो में हम आगे कवर कर देंगे। तो ईयर याद रखेंगे कौन कौन सा है, 1975, 1988, सन 2000, 2005 और 2023। फिर आगे समझते हैं। एनसीएफ का कहना है कि कनेक्ट योर सेल्फ एंड द चाइल्ड टू लाइफ इट सेल्फ। स्वयं को और बच्चे को जीवन से जोड़ें। बच्चे जीवन से जुड़ के चीज़ों को सीख पाए, समझ पाए और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर पाए। एनसीएफ 2005 टैगोर के निबंध के एक उदाहरण के साथ शुरू होता है। किसके साथ? सभ्यता और प्रगति, जिसमें वह हमें याद दिलाते हैं कि बचपन में रचनात्मक स्फूर्ति और उदार आनंद महत्वपूर्ण है। क्रिएटिव स्पिरिट एंड जेनरस जॉय। रचनात्मक स्फूर्ति और उदार आनंद महत्वपूर्ण है। आगे समझते हैं व्हाट इज़ एनसीएफ। एनसीएफ 2005 है क्या एक्चुअल में, उसको समझते हैं। भारतीय वृत्त चित्र में, शिक्षा वृत्त चित्र में ये क्या है? प्रिपेयर्ड बाय एनसीईआरटी। एनसीईआरटी द्वारा बनाया गया एक डॉक्यूमेंट है जो एजुकेशन से हाईली रिलेटेड है, इसीलिए टीचिंग एग्ज़ाम्स का ये बैकबोन है। कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा। अब इसका क्या कहना है? चाइल्ड शुड बी एक्टिव। बच्चा कैसा होना चाहिए? बच्चा सक्रिय होना चाहिए। बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म, संरचनावाद पर आधारित। और टीचर शुड बी फैसिलिटेटर। शिक्षक को कैसे होना चाहिए? सुविधादाता। बच्चे को सुविधा प्रदान करने वाला। कहाँ पे सीखने में डिफ़िकल्टी हो रहा है, कहाँ पे सीखने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है बच्चे को, वहाँ पे उसको सुविधा प्रदान करना और सीखने में उसकी मदद करना, उसको गाइड करना। तो देखिए बच्चा का रोल कैसा होना चाहिए? बच्चा सक्रिय होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। और टीचर का रोल क्या रहेगा? तो फैसिलिटेटर, सुविधादाता के रूप में। ये दोनों से कई बार सवाल पूछा जा चुका है कई टीचिंग एग्ज़ाम्स में, तो इन दोनों टर्म्स को आप याद रखेंगे। बच्चा सक्रिय होना चाहिए और टीचर का रोल होगा फैसिलिटेटर का। आगे समझते हैं। नोट करने वाली बात है कि पियाजे और वाइगोस्की दोनों किसकी बात करते हैं? दोनों बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म की, दोनों बात करते हैं संरचनावाद का। दोनों का मानना है कि बच्चा एक्टिव होना चाहिए, चाइल्ड शुड बी एक्टिव, बच्चा सक्रिय होना चाहिए। आगे समझते हैं प्रोफेसर यशपाल। अब प्रोफेसर यशपाल कौन है? तो देखिए ये चेयरमैन रहे किसमें? नेशनल स्टीयरिंग कमेटी 2004-05 में। और इनके बारे में यहाँ पे कुछ दिया गया है। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और शिक्षक प्रोफेसर यशपाल ने राष्ट्रीय संचालन समिति की अध्यक्षता की, जिसने एनसीएफ 2005 का मसौदा तैयार किया। उनके नेतृत्व और दूरदर्शिता ने दस्तावेज को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। आगे समझते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भारत में एनसीईआरटी द्वारा, किसके द्वारा? एनसीईआरटी द्वारा। इसे भी आप याद रखेंगे। 1975, 1988, 2000 और 2005 में प्रकाशित 4 एनसीएफ में से क्या है? एक है। एनसीएफ 2005 दस्तावेज, इसकी नीति का आधार शिक्षा पर पहले की सरकारी रिपोर्टों जैसे लर्निंग विदाउट बर्डन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, 1992 तथा फोकस समूह चर्चा से लिया गया है। अब ये जो लर्निंग विदाउट बर्डन है,
ये किसका रिजल्ट है? जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के यहाँ पे जो बैठक हुई ना, यहाँ पे देखिए इसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसका चेयरमैन कौन था? प्रोफेसर यशपाल। तो इसके चेयरमैन, इसके अध्यक्षता में एक बैठक हुई किसका? नेशनल स्टीयरिंग कमेटी का, राष्ट्रीय संचालन समिति का। इसका जो रिपोर्ट निकल के आया वो रिपोर्ट क्या था? तो वो रिपोर्ट था लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। इसको भी आज का सवाल पूछा जा रहा है। अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ का जो सीजी व्यापम का प्री बीएड का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे ये सवाल पूछा गया था, तो इसे भी आप याद रखेंगे, लर्निंग विदाउट बर्डन। फिर आगे समझते हैं एनसीएफ 2005 का दृष्टिकोण और सिफारिशें संपूर्ण शैक्षिक प्रणाली के लिए है, होल एजुकेशन सिस्टम। लर्निंग विदाउट बर्डन 1988, शिक्षा बिना बोझ के। हम इसी के बारे में भी बात कर रहे थे कि प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सलाहकार समिति का रिपोर्ट, जो रिपोर्ट आया वो क्या था? लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे है एनसीएफ 2005 का 22 भाषाओं में अनुवाद किया गया है और इसने 17 राज्यों के पाठ्यक्रम को प्रभावित किया है। इसे भी याद रखेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है। कितने लैंग्वेज में ट्रांसलेशन है इसका? तो 22 लैंग्वेजेस में एंड 17 स्टेट के करिकुलम को इसने अफेक्ट किया है, प्रभावित किया है, इन्फ्लुएंस किया है। 22 भाषाओं में अनुवाद और 17 राज्यों के पाठ्यक्रम को प्रभावित किया है। याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे समझते हैं एनसीईआरटी ने प्रत्येक राज्य को अपनी भाषा में एनसीएफ को बढ़ावा देने एवं प्रस्तावित पाठ्यक्रम के साथ वर्तमान पाठ्यक्रम की तुलना करने के लिए 10 लाख रुपये का अनुदान दिया है। कितने का? 10 लाख रुपये का। इसे भी याद रखेंगे। यह अभ्यास राज्य परिषदों की भागीदारी से किया जा रहा है। शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण एसीईआरटी और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान DIET। अब आगे समझिए NCTE द्वारा क्या बनाया गया है? NCFTE 2009 बनाया गया। अब NCFTE का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे क्योंकि फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। NCF का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हो गया और TE का हो गया टीचर एजुकेशन। ईजी है, याद रखेंगे। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो NCTE द्वारा बनाया गया है। अब NCTE का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, तो वो क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। NCTE का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसे भी आप याद रखेंगे। फिर आगे समझते हैं शारीरिक परेशानी के सामान्य स्रोत, कॉमन सोर्सेस ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट। बच्चे को शारीरिक परेशानी किन किन चीज़ों से होता है, उनको शारीरिक परेशानी आता कहाँ से है, शारीरिक परेशानी मिलते कहाँ से है, उसको सुधार कैसे कह सकते हैं, सुधार करने की कितना ज़रूरत है, इसको समझते हैं। स्कूल तक लंबी पैदल यात्रा। भाई बच्चा बहुत दूर से चल के आएगा तो शारीरिक थकावट तो होगा ही होगा, फिजिकल डिस्कम्फर्ट तो होगा ही होगा, तो इसको भी सुधारना चाहिए। भारी स्कूल बैग। अब उसका स्कूल बैग ही उससे ज़्यादा हेवी है, उससे ज़्यादा वजन है बच्चे से, तो उसको तो फिजिकल परेशानी होगा ही होगा। पढ़ने लिखने के लिए सहायक पुस्तकों सहित बुनियादी ढांचे का अभाव। अब पुस्तकों की कमी है या बुनियादी ढांचा जैसे स्कूल क्लासरूम, टेबल, टाट पट्टी, ये सब की सुविधा वहाँ पे नहीं है, तो फिजिकल डिस्कम्फर्ट उससे भी आएगा। ख़राब तरीके से डिज़ाइन किया गया फर्नीचर जिससे बच्चों के पीठ को अपर्याप्त सहारा मिलता है तथा उनके पैरों घुटनों में ऐंठन होती है। भाई फर्नीचर अगर सही नहीं है तो उससे भी फिजिकल डिस्कम्फर्ट आएगा ही आएगा, शारीरिक परेशानी आएगा ही आएगा बच्चों को। फिर आगे है ऐसा समय सारणी जो बच्चे को खेलने, चलने फिरने और एक्टिविटी के लिए पर्याप्त अवकाश नहीं देते तथा जो बड़े बच्चों को खेलने के समय से वंचित करती है तथा लड़कियों को इससे बाहर रहने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, तो इससे भी क्या है? फिजिकल डिस्कम्फर्ट आएगा, शारीरिक परेशानी आएगा। विशेषकर लड़कियों के लिए शौचालय और स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं का अभाव। भाई सेपरेट शौचालय नहीं है, सेपरेट टॉयलेट्स नहीं है अगर बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए, तो भी दिक्कत वाली बात है, इसको भी सुधारा जाए। शारीरिक दंड जैसे बच्चों से मारपीट करना, अजीब शारीरिक मुद्राएं, मुर्गा मुर्गी बनाना, तो इससे भी क्या है? शारीरिक परेशानी आएगा ही। ये भी शारीरिक परेशानी का सामान्य स्रोत है, फिजिकल डिस्कम्फर्ट का सोर्स है, इसको भी सुधारा जाए। आगे है NCF 2005 गाइडिंग प्रिंसिपल, NCF 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत। इसके 5 गाइडिंग प्रिंसिपल हैं जो मुख्य है, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये 5 को आप याद रखेंगे। पहला है ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन के साथ जोड़ना। ज्ञान सिर्फ स्कूल तक, विद्यालय तक सीमित ना रहे, उसको बाहर के जीवन से जोड़ना। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, बाहर के जीवन से जोड़ना, ये इसका पहला गाइडिंग प्रिंसिपल हो गया, याद रखेंगे। फिर दूसरा है इंश्योरिंग दैट लर्निंग इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम रोट मेथड।
इसका मतलब क्या हुआ, यह सुनिश्चित करना कि अधिगम रटने की विधियों से परे हो। बच्चे रटे ना, चीज़ों को सीखे, समझे, करके सीखे। लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस हो। बच्चा एक्टिव रहे, एक्टिवली चीज़ों को सुने, एक्टिवली चीज़ों को समझे, रटना ना पड़े किसी भी चीज़ को। तो सीखने को कैसे शिफ्ट करना, रटने से सीखने पे शिफ्ट करना। फिर तीसरा है इनरिचिंग द करिकुलम टू प्रोवाइड फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन रादर देन रिमेन टेक्स्ट बुक सेंट्रिक। मतलब पाठ्यचर्या को इतना समृद्ध बनाना कि वह पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित ना रहे और बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। फिर चौथा है मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड इनटू क्लासरूम लाइफ। परीक्षाओं का अधिक लचीला और कक्षा के जीवन के साथ समेकित करना। मतलब कक्षा में जो पढ़ाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग परीक्षा लेना, बच्चे के स्तर के अकॉर्डिंग परीक्षा लेना। परीक्षा को हार्ड एंड फास्ट ना बनाकर उसको लचीला बनाया जाए, फ्लेक्सिबल बनाया जाए, बच्चों के अकॉर्डिंग परीक्षा हो ऐसा उसको बनाया जाए। फिर पांचवा है देश की लोकतांत्रिक नीति के अंदर सरोकारों का ध्यान रखते हुए निर्णायक पहचान को पोषण देना। ये भी इसका एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। फिर आगे समझते हैं इसी के बारे में, जो 5 हमने गाइडिंग प्रिंसिपल अभी पढ़ा, 5 इसके मुख्य सिद्धांत पढ़े, 5 इसके मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत पढ़े, उसी के और एक्सटेंड करके समझते हैं कैसे उसको हम सुधार सकते हैं, कैसे उसमें सुधार ला जा सकते हैं और कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पहला हमने पढ़ा रटने की पद्धति से सीखने की ओर कदम बढ़ाना। तो कैसे, जो रोट मेथड है, रटने की विधि है, उसको ना कहना और मेमोराइजिंग ग्रामर, रूल्स एंड वोकेबलरी लिस्ट, इनको क्या है ना करना, मेमोराइज ना करें, रटे ना। मीनिंगफुल अप्रोच, सार्थक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। रीडिंग एंड डिस्कसिंग लिटरेचर इन कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ में साहित्य पढ़ना और चर्चा करना, इसको बढ़ावा देना। फिर अगला है ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। कैसे, पारिवारिक यात्रा के लिए खर्च की गणना करना बच्चे के लिए। अब भाई कोई अगर ट्रिप पे जा रहा है परिवार, तो उनके यात्रा का कैलकुलेशन बच्चे से करवाओ, कितना अच्छी बात है। बच्चे उसमें सोचेगा, तर्क करेगा और चीज़ों को सीखेगा। स्टडिंग लोकल इकोसिस्टम, स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करना। आसपास के पर्यावरण को बच्चे सीखे, ऑब्जर्व करें चीज़ों को, पेड़ पौधों को। डिबेटिंग करंट इवेंट्स, हाल ही में हुई घटनाओं पर चर्चा करना बहुत अच्छी बात है। बच्चा अगर हाल ही में हुई कोई घटना पर चर्चा करेगा तो वो उसको उसके संदर्भ को समझ पाएगा, उसको कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट भी कर पाएगा, उसका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा, थिंकिंग स्किल डेवलप होगा। तो ये भी क्या है, अच्छा चीज़ है। अगला है रोल प्लेइंग, ऐतिहासिक घटनाओं पर, हिस्टोरिकल इवेंट पर ऐतिहासिक घटनाओं की भूमिका निभाना। ये भी बहुत अच्छा है ज्ञान को उसके जीवन से जोड़ने के लिए। फिर आगे हैं परीक्षा को कक्षा शिक्षण में एकीकृत करना तथा इसे अधिक लचीला बनाना। तो कैसे, इसके भी कुछ तरीके हैं जो यहाँ पे दिया गया है। देखिए, पहला है क्विजेज विद इमीडिएट फीडबैक, तत्काल प्रतिक्रिया पर प्रश्नोत्तरी करना, हम बच्चे को तत्काल फीडबैक दे पाए, ऐसे सवाल उनसे पूछना। प्रोजेक्ट बेस्ड वैल्यूएशंस, मतलब परियोजना आधारित मूल्यांकन। और तीसरा है आभासी दृष्टि प्रस्तुतियाँ, मतलब वर्चुअल प्रेजेंटेशंस, आभासी, जो एक्चुअल में नहीं है, जिसका आभास किया जा सके, ऐसी प्रस्तुति प्रदान करना। फिर अगला है पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स, व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं बच्चों के अकॉर्डिंग बनाना। फिर चौथा हमने पढ़ा टू इनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज़ बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाना ताकि वह पाठ्य पुस्तकों से आगे जा सकें। तो ऐसा कैसे किया जा सकता है, देखिए, फील्ड ट्रिप टू हिस्टोरिकल साइट्स, म्यूजियम्स एंड बिजनेसेस, ऐतिहासिक स्थलों जैसे संग्रहालय और व्यवसायों की फील्ड यात्राएं। सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। और तीसरा है ड्रामा एंड रोल प्लेइंग, ड्रामा और रोल प्लेइंग, नाटक और रोल अदा करना, भूमिका निभाना। फिर पांचवा हमने पढ़ा था नर्चरिंग एंड ओवर राइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाई केयरिंग कंसर्न्स विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री, देश की लोकतांत्रिक राजनीति के भीतर चिंताओं से प्रेरित एक सर्वोपरि पहचान का पोषण करना। ये कैसे किया जा सकता है, सर्विस लर्निंग प्रोग्राम, मतलब सेवा शिक्षण कार्यक्रम करके। और दूसरा ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, मानव अधिकार और गरिमा को परिभाषित करके उसका परिचय देकर और उसको बनाए रखें। तो ये भी एक बेहतरीन तरीका होगा। फिर आगे समझते हैं
जेपी नायक हैज़ डिस्क्राइब्ड एज द एक्सक्लूसिव ट्रायंगल फॉर इंडियन एजुकेशन। जेपी नायक ने क्या किया था, भारतीय शिक्षा के लिए विशिष्ट त्रिभुज का वर्णन किया। अब ये आप एक त्रिभुज देख रहे हैं। अब इस त्रिभुज के तीनों कोनों में देखें, एक तरफ आपको क्या दिख रहा है, इक्वालिटी, समानता, मतलब सभी के लिए समान अवसर प्रदान करना, समानता से पेश आना। और तीसरा है गुणवत्ता, क्वालिटी, मतलब हम ऐसे एजुकेशन प्रोवाइड करें जो क्वालिटीपूर्ण हो, जो गुणवत्ता युक्त हो, बच्चे के लिए यूज़फुल हो, बच्चे के जीवन से जुड़ पाए और बच्चे के काम में आ पाए, बच्चे का यूज़ हो सके, बच्चे उस चीज़ों को सीख पाए और अपना करियर बना पाए, अपने आप का सर्वांगीण विकास कर पाए, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो पाए। उसके अलावा एक है क्वांटिटी, मात्रा। अब मात्रा से बेहतर क्या है, क्वालिटी है और समानता। तो क्वांटिटी क्या है, मात्रा भी इतना होना चाहिए जो बच्चे के लिए सफिशिएंट है, पढ़ाई में सफिशिएंट है। फिर आगे समझते हैं लर्निंग एंड नॉलेज, अधिगम एवं ज्ञान। पाठ्यक्रम में छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए ताकि व्यक्तियों में शारीरिक एवं मानसिक विकास के साथ साथ साथियों के साथ बातचीत को भी बढ़ाया जा सके। सर्वांगीण विकास पर, इससे बेहतर बच्चे के लिए कुछ नहीं। याद रखेंगे पेडागोजी में, सीडीपी में, तो आपको हमेशा किस पे जोर देना है, बच्चे के सर्वांगीण विकास पे और शारीरिक मानसिक विकास पे, ताकि साथियों के साथ बातचीत को बढ़ाया जा सके। रचनात्मक अधिगम को पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। किसको, रचनात्मक अधिगम को। डोंट मिसअंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन एज नॉलेज, सूचना एवं ज्ञान में अंतर करना। सूचना अलग है और ज्ञान अलग है, इस अंतर को समझना। सूचना को ज्ञान नहीं मानना है, सूचना अलग है और ज्ञान अलग है। आगे चलते हैं। अब एनसीए कुछ विषयों की बात करता है, कुछ सब्जेक्ट की बात करता है, जिसमें कौन कौन से विषय शामिल हैं। लैंग्वेजेस, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत आ गए हम, और कई लैंग्वेजेस आ गए। मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस, आर्ट एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, स्टडी ऑफ पीस, वर्क एंड एजुकेशन। इन सभी सब्जेक्ट का एजुकेशन, इस पर जोर दिया जाता है। आगे समझते हैं लैंग्वेजेस के बारे में अगर हम समझें तो त्रिभाषा नियम लागू करना, मतलब टू इम्प्लीमेंट 3 लैंग्वेज फार्मूला 1964-66। एम्फेसाइज ऑन मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, शिक्षण के माध्यम के रूप में मातृभाषा पर जोर देना। अब मातृभाषा क्या है, जो बच्चे के घर में बोला जाने वाला भाषा है, जो बच्चे के घर में बोला जाता है वो कौन सा भाषा होता है, मातृभाषा होता है। एक होता है क्षेत्रीय भाषा, जो बच्चे के क्षेत्र में, बच्चे के गांव, कस्बा, शहर, उस इलाके में बोला जाता है, वो होता है क्षेत्रीय भाषा। और क्षेत्रीय भाषा भी सबका अलग अलग हो सकता है, मातृभाषा अलग अलग हो सकता है ना। तो फोकस ऑन ऑल स्किल्स ऑफ लैंग्वेजेस, भाषा के सभी कौशलों पर ध्यान केंद्रित करना। अब भाषा कौशल आता है जिसे आप L, S, R और W से याद रख सकते हैं। इसका क्रम याद रखेंगे, ये इसी क्रम में आप सीखते हैं। देखिए पहला आता है लिसनिंग, उसके बाद स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। इसको देखिए यहाँ पे लिसनिंग गलत टाइप हो गया है, इसको आप सुधार लेंगे। ये क्या है, लिसनिंग है। पहला लिसनिंग आएगा, उसके बाद स्पीकिंग आएगा, फिर रीडिंग आएगा, फिर चौथे नंबर पे आएगा क्या, राइटिंग। तो इसको याद रखेंगे। पहले आप सुनना सीखेंगे, फिर बोलना सीखेंगे, फिर पढ़ना सीखेंगे और लास्ट में आप लिखना सीखेंगे। तो ये क्रम याद रखेंगे। L, S, R, W से ये क्रम भी पूछ दिया जाता है। और ये चारों भाषाई कौशल को भी याद रखेंगे। ये चारों भाषाई कौशल भी पूछ दिया जाएगा। कूट वाले प्रश्न में जमाने के लिए बोल दिया जाएगा और कूट वाले प्रश्न में 5-6 ऑप्शन देके चुनने के लिए बोल दिया जाएगा। और कोई एक ऑप्शन देके भी कौन सा भाषाई कौशल है और कौन सा नहीं है करके पूछ दिया जाएगा। और ऐसे सवाल पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे L, S, R, W। अब 3 लैंग्वेज फार्मूला को अगर हम समझें तो ये क्या है, देखिए संचार का माध्यम कैसे होना चाहिए, घरेलू भाषा में होनी चाहिए। द फर्स्ट लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, प्रथम भाषा कौन सी होनी चाहिए, तो मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। अध्ययन की जाने वाली प्रथम भाषा कौन सी होनी चाहिए, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। अब हम अभी आपको बता रहे थे कि मातृभाषा कौन सी भाषा है, जो बच्चे के घर में बोला जाता है। और क्षेत्रीय भाषा क्या है, जो बच्चे के घर, कस्बा, गांव, उनके शहर में बोला जाने वाला भाषा कौन सा है, क्षेत्रीय भाषा। तो फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। अगर हम द्वितीय भाषा की बात करें
तो हिंदी भाषी राज्यों में द्वितीय भाषा कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी होगी तथा गैर हिंदी भाषी राज्यों में द्वितीय भाषा अंग्रेजी या हिंदी होगी। तीसरी भाषा की अगर हम बात करें तो हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी या कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा होगी जिसे द्वितीय भाषा के रूप में नहीं पढ़ाया जाता है, और गैर हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी या कोई आधुनिक भारतीय भाषा होगी जिसे द्वितीय भाषा के रूप में नहीं पढ़ाया जाता है। इसको आप समझेंगे। फिर आगे चलते हैं। मैथमेटिक गणित सब्जेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन क्यों किया जाना चाहिए, क्यों ज़रूरी है, इसके क्या बेनिफिट हैं और इसको कैसे यूज़ में लाया जा सकता है, उसको समझते हैं। टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स टू फोकस ऑन चाइल्ड्स रिसोर्सेज टू थिंक एंड रीज़न, टू विजुअलाइज एब्स्ट्रैक्शंस एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम। गणित शिक्षण में बच्चों के सोचने और तर्क करने, अमूर्त कल्पना करने और समस्याओं को हल करने के संसाधनों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इससे अच्छा बात क्या ही होगा, बच्चे सोच सके, तर्क कर सके और अमूर्त कल्पना कर सके, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सके और समस्याओं को हल कर सके, प्रॉब्लम सॉल्वर बन सके। और ये सभी काम आप किससे कर सकते हैं, मैथमेटिक्स से कर सकते हैं। मैथमेटिक्स अकेला कैपेबल है इन सभी चीज़ों को डेवलप करने के लिए। तो गणित का शिक्षण ऐसा होना चाहिए। अगला है फिर साइंस के बारे में समझते हैं। टीचिंग ऑफ साइंस टू फोकस ऑन मेथड्स एंड प्रोसेस दैट विल नर्चर थिंकिंग प्रोसेस, क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी। विज्ञान शिक्षण का केंद्र ऐसी विधियों एवं प्रक्रियाओं के माध्यम से चिंतन को समृद्ध करना व जिज्ञासा एवं रचनात्मकता को प्रोत्साहन देना। चिंतन को समृद्ध करना, बच्चा सोच सके, चिंतन कर सके, चिंतन में समृद्ध बन सके, जिज्ञासा जानने की इच्छा हो और रचनात्मकता क्रिएटिविटी को प्रोत्साहन मिले, ऐसा होना चाहिए साइंस एजुकेशन। आगे है फिर सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। अब सामाजिक विज्ञान से बच्चे को क्या सीखने को मिलता है और कैसा होना चाहिए इसका स्टडी, इसका एजुकेशन, उसको समझते हैं। सोशल साइंसेज टू बी कंसिडर्ड फ्रॉम डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव। सामाजिक विज्ञान को अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से विचार करना जिसमें निम्नलिखित के लिए स्थान हो। किसके लिए? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट थीम, महत्वपूर्ण विषयों के उपचार में एकीकृत दृष्टिकोण। उसके अलावा इनेबलिंग पेडागोजिक प्रैक्टिसेस फॉर प्रमोटिंग थिंकिंग प्रोसेस एंड डिसीजन मेकिंग और क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, चिंतन प्रक्रिया, निर्णय लेने की क्षमता और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक प्रथाओं को सक्षम बनाना। बच्चे डिसीजन मेकिंग कर पाए, निर्णय ले सके, समालोचनात्मक चिंतन कर सके, क्या कर सके, क्रिटिकल चिंतन कर सके, क्रिटिकल थिंकिंग कर सके। इसके लिए सामाजिक विज्ञान अध्ययन क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा, हेल्पफुल होगा। उसके बाद समझते हैं आर्ट एजुकेशन। कवर म्यूजिक, डांस, विजुअल आर्ट्स एंड थिएटर which on interactive approaches not instruction, aesthetic awareness and enable children to express themselves in different forms। कला शिक्षा में क्या है, इसमें संगीत, नृत्य, दृश्य कला और रंगमंच को शामिल किया गया है जो सौंदर्य बोध के निर्देश के अलावा संवादात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है, बच्चों को विभिन्न रूपों में स्वयं को अभिव्यक्त करने में सक्षम बनाता है। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। हेल्थ डिपेंड्स अपॉन न्यूट्रिशन एंड प्लान्ड फिजिकल एक्टिविटीज़। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, तो स्वास्थ्य, पोषण और नियोजित शारीरिक गतिविधियों पर निर्भर करता है। स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? पोषण और नियोजित शारीरिक गतिविधि पर। इस चीज़ को आप समझेंगे, ध्यान में रखेंगे, इस चीज़ को बच्चे समझ पाए, इसलिए हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। और आर्ट से रिलेटेड चीज़ों को समझ पाए, इसलिए आर्ट एजुकेशन। फिर आगे है एजुकेशन फॉर पीस, शांति के लिए शिक्षा। बढ़ती हिंसा और असहिष्णुता को रोकने के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में। फिर अगला है वर्क एजुकेशन, कार्य शिक्षा। शिक्षण शास्त्र के भाग के रूप में आवश्यक कौशल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। फिर अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ समझते हैं, स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट। स्कूल और कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? तो देखिए, पहला समझते हैं, न्यूनतम बुनियादी ढांचा और भौतिक सुविधाएं तथा लचीले दैनिक कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए समर्थन होना चाहिए। मतलब न्यूनतम बुनियादी ढांचा, सेपरेट टॉयलेट्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़कियां और लड़कों दोनों के लिए सेपरेट अलग अलग टॉयलेट्स होनी चाहिए। साथ ही साथ कक्षा होनी चाहिए सभी बच्चों के लिए प्रॉपर, बाउंड्री वाल और वहाँ पे पेयजल सुविधा। फर्नीचर वाला है तो फर्नीचर होना चाहिए, या फिर टाट पट्टी वाला है तो टाट पट्टी होना चाहिए। तो ये सभी क्या है, बुनियादी ढांचा है, आधारभूत ढांचा है, ये होना चाहिए।
उसके अलावा सक्षम वातावरण के पोषण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सक्षम वातावरण के पोषण पर क्या करना चाहिए? ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसके बाद फिर अगला है अनुशासन की पारंपरिक धारणाओं को बदला जाना चाहिए। अनुशासन की जो पारंपरिक धारणा है उसको चेंज किया जाना चाहिए, मॉडिफाई किया जाना चाहिए और उसको लचीला बनाया जाना चाहिए। फिर अगला है माता पिता और समुदाय को स्थान उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा करनी चाहिए। और अगला है अन्य शिक्षण स्थलों और संसाधनों जैसे पाठ्य पुस्तकें, पुस्तकालय और प्रयोगशालाएं तथा मीडिया और ICT पर चर्चा होनी चाहिए। प्रदर्शन ही सब कुछ नहीं है, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर इसको समझते हैं। द न्यू थर्स्ट इन एलिमेंट्री एजुकेशन एम्फसाइजेस। प्रारंभिक शिक्षा निम्नलिखित पर जोर दिया जाता है। किस पर? तो पहले इसमें देखिए यूनिवर्सल एक्सेस एंड इनरोलमेंट, सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन, मतलब सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंच सके, एजुकेशन पहुंच सके और सभी बच्चों का इनरोलमेंट स्कूल में हो सके, सभी बच्चे स्कूल में प्रवेश ले सकें। फिर अगला है यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज एंड 14 वर्ष की आयु के बच्चों का सार्वभौमिक प्रतिधारण और a substantial improvement in the quality of education to enable all children to achieve essential levels of learning। शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार ताकि सभी बच्चे आवश्यक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो ये तीनों पॉइंट को आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने NCF 2005 को कम्प्लीटली समझा। अब आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में बैठ जाइए, आपसे NCF से आने वाले सवाल बनेंगे ही बनेंगे, बशर्ते आप इसका एक दो बार रिवीजन कर लें और इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लें, जो हम आगे आने वाली वीडियोस में आपको कराएंगे ही। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ इसे अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और इसी तरह का एजुकेशनल क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।